देखो, जब से इंसान इस दुनिया में आया है, उसने हमेशा से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की कोशिश की है। शुरू में ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था। बस अपनी ज़रूरतों जैसे खाने, कपड़े और रहने की जगह के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन सबसे पहले एरिस्टोटल ने थोड़ा साइंटिफिक दिमाग लगाया। उन्होंने बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स को देखा और पौधों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया: ट्रीज, शब्स और हर्ब्स। जानवरों के लिए उन्होंने बहुत सिंपल लॉजिक लगाया। जिनमें रेड ब्लड है वो एक तरफ और जिनमें नहीं है वो दूसरी तरफ। इसके बाद आए लीनियस, जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया। उन्होंने पूरी दुनिया को बस 2 किंगडम्स में बांट दिया, प्लांटे और एनिमलिया। पर इसमें बड़ी प्रॉब्लम थी। ये सिस्टम ये नहीं बता पा रहा था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फर्क है, या यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या फर्क है। इसीलिए 1969 में आर.एच. व्हाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। ये 5 किंगडम्स हैं: मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को बेस बनाया। किंगडम मोनेरा। अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। याद रखना, बैक्टीरिया ही किंगडम मोनेरा के इकलौते मेंबर्स हैं। इसलिए ही एनसीईआरटी कहती है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं, चाहे वो बहुत गर्मी हो, रेगिस्तान हो, बर्फ हो या गहरा समंदर। इनमें से बहुत सारे तो पैरासाइट्स की तरह दूसरों के ऊपर या अंदर रहते हैं। बैक्टीरिया को उनकी शेप के हिसाब से 4 ग्रुप्स में बांटा गया है: कोकस, जो गोल होते हैं; बैसिलस, जो रॉड जैसे दिखते हैं; विब्रियम, जो कॉमा शेप के होते हैं; और स्पाइरलम, जो स्प्रिंग की तरह स्पाइरल होते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भले ही बहुत सिंपल दिखे, पर इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं। कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, पर ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। मोनेरा के 2 बड़े ग्रुप्स। एक, आर्की बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल जगहों पर मिलते हैं। जो बहुत साल्टी एरियाज में रहें उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं, जो गर्म झरनों में रहें उन्हें थर्मो एसिड फाइल्स, और जो दलदली इलाकों में रहें उन्हें मेथोनोजेंस कहते हैं। इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग और खास होता है, जो इन्हें इन मुश्किल कंडीशंस में जिंदा रखता है। मिथेनोजेंस गाय भैंस के पेट में भी होते हैं, जिसकी वजह से उनके गोबर से बायोगैस बनती है। 2, यू बैक्टीरिया। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इनकी पहचान है इनकी मजबूत रिजिड सेल वॉल और हिलने के लिए फ्लैजेलम। साइनोबैक्टीरिया। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए होता है। ये कॉलोनी बनाकर या धागे की तरह रहते हैं। इनके पास हेटेरोसिस्ट्स नाम के खास सेल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जैसे नोस्टॉक और एनाबेना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये इनऑर्गेनिक चीजों से अपनी एनर्जी बनाते हैं और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये दूध से दही बनाने, एंटीबायोटिक्स बनाने और नाइट्रोजन फिक्स करने में काम आते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया टाइफाइड और टिटनेस जैसी बीमारियां भी फैलाते हैं। बैक्टीरिया मेनली फिशन से डिवाइड होते हैं। कभी कभी ये स्पोर्स भी बनाते हैं। लास्ट में आते हैं माइकोप्लाज्मा पर। ये ऐसे जीव हैं जिनमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती। ये दुनिया की सबसे छोटी लिविंग सेल्स हैं और बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकती हैं। ये अक्सर पौधों और जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं। किंगडम मोनेरा के बाद अब बात करते हैं हमारे दूसरे किंगडम की, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। एनसीईआरटी के हिसाब से इसके हर एक पॉइंट को एकदम आसान तरीके से समझते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। एनसीईआरटी की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन: सब सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। मतलब, अगर कोई जीव एक सेल वाला है और उसका सेल एडवांस्ड है तो वो इसी किंगडम में आएगा। लेकिन इस किंगडम की बाउंड्रीज थोड़ी मिक्स हैं।
हो सकता है जो एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन हो, वो दूसरे के लिए प्लांट हो। प्रोटिस्ट ज्यादातर पानी में मिलते हैं। क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं, तो इनके सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कुछ के पास मूव करने के लिए फ्लैगेला या सीलिया भी होते हैं। प्रोटिस्टा को 5 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। 1. क्राइसोफाइट्स। इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी डेजमेट्स आते हैं। ये फ्रेश वाटर और समुद्र दोनों में मिलते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और पानी की लहरों के साथ बहते रहते हैं। डायटम्स की सेल वॉल बहुत खास होती है। ये 2 पतली ओवरलैपिंग शेल्स की तरह होती है, बिल्कुल एक सोप बॉक्स की तरह। इनकी वॉल्स में सिलिका होता है, इसलिए ये कभी खत्म नहीं होती। जब ये मरते हैं तो समुद्र के नीचे इनकी वॉल्स जमा होकर डायटमेशियस अर्थ बनाती हैं। इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग और ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में होता है। डायटम्स समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। 2. डाइनोफ्लैगलेट्स। ये ज्यादातर समुद्र में मिलते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये पीले, हरे, ब्राउन, नीले या लाल रंग के हो सकते हैं। इनकी सेल वॉल के बाहर हार्ड सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं। इनके पास 2 फ्लैगेला होते हैं। रेड डाइनोफ्लैगलेट्स जैसे गोनियालेक्स इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि पूरा समुद्र लाल दिखने लगता है, जिसे रेड टाइड्स कहते हैं। इनसे निकलने वाला जहर मछलियों को मार भी सकता है। 3. यूग्लेनॉइड्स। ये ज्यादातर ठहरे हुए फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनमें सेल वॉल नहीं होती, बल्कि उसकी जगह प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। इसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इनके पास 2 फ्लैगेला होते हैं, एक छोटा और एक लंबा। ये बहुत स्मार्ट होते हैं। धूप होने पर फोटोसिंथेसिस करते हैं और धूप न होने पर हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। 4. स्लाइम मोल्ड्स। ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं, मतलब ये सड़ी गली टहनी और पत्तियों को खाते हैं। अच्छी कंडीशंस में ये एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। लेकिन जब कंडीशंस खराब होती हैं तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं। इन स्पोर्स की वॉल्स बहुत मजबूत होती हैं और ये हवा से फैलते हैं। 5. प्रोटोजोन्स। ये सब हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और शिकारी या पैरासाइट की तरह रहते हैं। इनके 4 मेन ग्रुप्स हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ये स्यूटोपोडिया या फॉल्स फीट से शिकार पकड़ते हैं, जैसे अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इनके पास फ्लैगेला होता है, जैसे ट्राइपैनोसोमा, जिससे स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। इनके पास हजारों सीलिया होते हैं और एक कैविटी होती है जिसे गैलेट कहते हैं। एग्जाम्पल पैरामोइशिया। स्पोरोजोन्स। इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है। सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया पैरासाइट, जो मलेरिया फैलाता है। प्रोटिस्टा के बाद अब बात करते हैं किंगडम फंजाई की। एनसीईआरटी के एक पॉइंट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। किंगडम फंजाई। फंजाई की दुनिया एकदम अनोखी है। ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। आपने ब्रेड पर लगने वाली ब्रेड मोल्ड या नारंगी के छिलके पर सड़न देखी होगी, वो फंजाई ही है। यहां तक कि जो मशरूम हम खाते हैं या जो टोडस्टूड होते हैं, वो भी इसी किंगडम का हिस्सा हैं। फंजाई हर जगह पाए जाते हैं, हवा, पानी, जमीन और यहां तक कि जानवरों और पौधों के ऊपर भी। इन्हें वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस बहुत पसंद है। इसीलिए हम खाना फ्रिज में रखते हैं ताकि उसे बैक्टीरिया और फंजाई से बचाया जा सके। ज्यादातर फंजाई फिलामेंट्स होते हैं, यानी धागे जैसे। लेकिन ईस्ट एक एक्सेप्शन है। यूनिसेल्यूलर होता है और इसका इस्तेमाल ब्रेड और बियर बनाने में होता है। फंजाई की बॉडी में धागे जैसी लंबी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं। इन हाइफी के जाल को माइसीलियम कहा जाता है। कुछ हाइफी लगातार ट्यूब जैसी होती हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस भरे होते हैं। इन्हें कोएनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। फंजाई की सेल वॉल बहुत खास होती है। ये काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। फंजाई अपना खाना सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से सोखते हैं, इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं।
जो दूसरे पौधों या जानवरों पर जिंदा रहते हैं उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। ये सिम्बायोन्ट्स की तरह भी रह सकते हैं, जैसे एल्गी के साथ मिलकर लाइकेंस बनाना या बड़े पौधों की जड़ों के साथ मिलकर माइकोराइजा बनाना। फंजाई में 3 तरीकों से रिप्रोडक्शन होता है: वेजिटेटिव, फ्रैगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के जरिए। एसेक्सुअल, इसमें खास तरह के स्पोर्स बनते हैं जैसे कोनिडिया, स्पोरैंगियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। सेक्सुअल, इसमें ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं: प्लाज्मोगेमी, 2 सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का मिलना; कैरियोगेमी, 2 न्यूक्लियस का आपस में मिलना; मियोसिस, जाइगोट में डिवीजन होकर हैप्लॉइड स्पोर्स बनना। एनसीईआरटी ने फंजाई को उनके माइसीलियम और स्पोर्स के हिसाब से 4 क्लासेस में बांटा है। 1. फाइकोमायासिटीज, ये पानी में या सड़ती हुई लकड़ियों और नमी वाली जगहों पर मिलते हैं। इनका माइसीलियम सेप्टेट नहीं होता और कोइनोसाइटिक होता है। इसके एग्जाम्पल हैं म्यूकर, ब्रेड मोल्ड और एल्बगो। 2. एस्कोमायासिटीज, इन्हें सैक फंजाई भी कहते हैं। ये ज्यादातर बहुत सारे सेल्स वाले होते हैं, जैसे पेनिसिलियम, लेकिन ईस्ट इसी क्लास का इकलौता सिंगल सेल मेंबर है। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। इसके पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं एस्परगिलस, क्लेविसिपस और न्यूरोस्पोरा, जिसका जेनेटिक्स में बहुत काम होता है। मोरेल्स और ट्रफल्स जैसे खाने वाले फंजाई भी इसी में आते हैं। 3. बेसिडियोमायसिटीज, इन्हें हम मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी, लॉग्स और पेड़ों के अंदर उगते हैं। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास तरीके से होता है। इसके एग्जाम्पल हैं अग्रिकस, मशरूम, यूस्टिलागो, स्मट और पुचीनिया, रस्ट फंजाई। 4. ड्यूटेरोमाइसीटीज, इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इनकी सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज ही पता है। जब इनकी सेक्सुअल स्टेज मिल जाती है तो इन्हें दूसरी क्लासेस में भेज दिया जाता है। ये अक्सर डीकंपोजर्स होते हैं और मिनरल रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑल्टनारिया, कोलेटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। किंगडम प्लांटे और एनिमैलिया को हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें विटकर ने अपने 5 किंगडम्स में कहीं जगह ही नहीं दी। ये हैं वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस और लाइकेन। एनसीईआरटी के हिसाब से इनके हर एक पॉइंट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। वायरस, हम सबको कभी न कभी जुकाम या फ्लू हुआ ही है और ये सब वायरस की वजह होता है। वायरस को विटकर के क्लासिफिकेशन में जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि इन्हें पूरी तरह लिविंग नहीं माना जाता। वायरस एक नॉन सेलुलर जीव है। इसका मतलब है कि जब ये किसी होस्ट सेल के बाहर होता है तो ये एक बेजान क्रिस्टल, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जैसा होता है। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के अंदर घुसता है, ये उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेता है और अपनी कॉपीज बनाने लगता है। फिर ये उस होस्ट सेल को मार देता है। वायरस नाम का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। डीजे इवानोव्स्की 1892 में सबसे पहले टोबैको के पौधों में मोसाइक बीमारी करने वाले ऑर्गेनिजम्स को पहचाना था। बेइज रिंक 1898। इन्होंने दिखाया कि बीमार पौधे का रस, एक्सट्रैक्ट, अगर हेल्दी पौधे पर डाला जाए तो उसे भी इन्फेक्शन हो जाता है। इन्होंने इस इन्फेक्शियस फ्लूइड को कंटेगियम विवम फ्लूइडम कहा। WM स्टैनली 1935। इन्होंने दिखाया कि वायरस को क्रिस्टल बनाया जा सकता है और ये क्रिस्टल्स ज्यादातर प्रोटीन्स के बने होते हैं। वायरस में प्रोटीन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो या तो RNA होगा या DNA। किसी भी वायरस में दोनों RNA और DNA एक साथ नहीं हो सकते। प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, इनमें अक्सर सिंगल स्ट्रैंड वाला RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, इनमें सिंगल या डबल स्ट्रैंड RNA या फिर डबल स्ट्रैंड DNA हो सकता है। बैक्टीरियोफाइसिस,
इनमें अक्सर डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए होता है। वायरस की प्रोटीन वाली परत को कैप्सिड कहते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है, जिन्हें कैप्सोमियस कहा जाता है। ये कैप्सिड जेनेटिक मटेरियल को बचाकर रखता है। वायरस की वाइट्स स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां होती हैं। एड्स भी वायरस एचआईवी की वजह से ही होता है। पौधों में इसके लक्षण मोज़ेक बनना, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, पीला पड़ना और ग्रोथ रुक जाना है। वायरॉइड्स। टीओ डाइनर 1971 में एक नया इन्फेक्शियस एजेंट खोजा जो वायरस से भी छोटा था। इससे आलू में पोटैटो स्पाइडल ट्यूबर डिजीज होती है। इसमें सिर्फ फ्री आरएनए होता है, यानी इसके चारों तरफ वायरस की तरह कोई प्रोटीन की परत प्रोटीन कोट नहीं होती। इसीलिए इसका नाम वायरॉइड पड़ा। इसका आरएनए बहुत ही कम मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। प्रियॉन्स। मॉडर्न मेडिसिन में कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां देखी गईं जो ऐसे एजेंट से फैलती थीं जिनका साइज वायरस के बराबर था, पर ये सिर्फ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स थे। इन्हें ही प्रेन्स कहा जाता है। इनसे होने वाली सबसे मशहूर बीमारियां हैं गायों में होने वाली मैड काउ डिजीज बीएसी और इंसानों में होने वाली क्रच-जैकब डिजीज सीजेटी। लाइकेंस। लाइकेंस दो अलग अलग जीवों का एक बहुत ही क्लोज एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसमें दो पार्टनर्स होते हैं, एल्गी फाइकोबायोन्ट जो ऑटोट्रॉफिक होता है और खाना बनाता है, और फंजाई माइकोबायोन्ट जो हेट्रोट्रॉफिक होता है और एल्गी को शेल्टर रहने की जगह देता है और मिनरल्स व पानी सोखता है। ये दोनों एक दूसरे पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि नेचर में इन्हें देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये दो अलग जीव हैं। लाइकेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। ये पोल्यूटेड इलाकों में बिल्कुल भी नहीं उगते।